तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में जो संबंधित है हमारे रिवर्स ऑफ इंडिया के 5वें लेक्चर से। इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर ऑलरेडी इस टॉपिक पे कर चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे थे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला लेक्चर में हमने रिवर्स के बारे में चर्चा किया था और रिवर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स और डिफरेंट लैंडफॉर्म जो ये नदियाँ बनाती हैं उनके बारे में चर्चा किया था और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था। आज इस 5वें लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि पिछले 4 लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वक्त हमने रिवर इंडस के बारे में पढ़ा था और फिर इससे जुड़ी जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन पांचों नदियों के ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किया था। इससे जुड़े जितने भी सवाल है उसके बारे में चर्चा किया था और मैंने कहा था कि अगले 5वें लेक्चर में मैं आपसे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि यह भी इंडस रिवर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो स्वागत है आप लोगों का। मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझेंगे और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। और इतनी पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न इससे संबंधित नहीं रहेगा और अगर किसी परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसका निश्चित तौर पर जवाब देने के सक्षम होंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके बावजूद अगर कुछ बातें छूट जाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, आपका स्वागत होगा। चलिए, तो हम लोग आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी दो देशों के बीच में है, बड़ा कॉमन बात है जो हम सभी जानते हैं। ये हमारा देश भारत है और इधर पाकिस्तान है और ये समझौता है इंडस रिवर सिस्टम के पानी के बंटवारे को लेकर के। मतलब इंडस नदी है, फिर इसके बाद झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलज, ये जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदी, चूंकि इसका उद्गम स्थल क्या पड़ रहा है, कुछ नदियों का उद्गम स्थल तो भारत में ही पड़ता है। इंडस और सतलज को छोड़ दे तो इंडस की जो शुरुआत यहाँ मानसरोवर से होती है और सतलज की राजस्थान से होती है, दोनों तिब्बत में है। जबकि बाकी जो रिवर्स हैं वो तो भारत में ही शुरू होती है। तो पाकिस्तान को ये हमेशा से डर रहा है, खास करके शुरुआत में जब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर डिसाइड किए जा रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, तो थल विवाद तो वैसे भी होते रहता है, वो तो शुरुआत से ही चल रहा है। तो जल विवाद ना हो जाए आगे चल करके, इसको लेकर के ये सिंधु जो नदी समझौता है ये किया गया था। ठीक है, क्योंकि युद्ध की स्थिति शुरुआत से ही बनी हुई है, दोनों देशों में कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं इतने सालों में, तो आगे चलकर ये विवाद बहुत बड़ा विवाद ना बन जाए। और पाकिस्तान को भी ये डर था कि ऐसा ना हो कि हमारे इस झगड़े के कारण यहाँ पर सूखा ना पड़ जाए, पाकिस्तान में बाढ़ ना आ जाए, क्योंकि नदियों का उद्गम स्थल भारत में, भारत चाहे तो यहाँ पर डैम बना करके पानी के सारे स्रोत को पाकिस्तान के लिए रोक सकता है या डैम बना करके पानी को अचानक से छोड़ सकता है। तो जिसके कारण पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी इन नदी तंत्र पर बसी हुई है, इन नदी तंत्र पर आधारित है, इसके सारे इकोनॉमिक सिस्टम आधारित है और पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है। तो ऐसा ना हो पाकिस्तान के साथ कि उसको इसको लेकर के प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए यह समझौता करना बेहद आवश्यक था। और इस समझौता को करने के लिए जो आगे आया था वो था वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, इस वर्ल्ड बैंक के मदद से इन दोनों देशों के बीच में यह समझौता संभव हुआ था। अब इसके पीछे क्या कहानी है, इससे जुड़े और कौन कौन से तथ्य हैं, इस बात को हम लोग को समझना है, सारे प्रश्नों को भी देखने के साथ साथ। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसके फैक्ट्स एंड फीचर्स को पढ़ने। तो ये जो ट्रीटी है, दिस वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कराची ऑन सितंबर 19, 1960। इस डेट को आप निश्चित तौर पर याद कीजिएगा, इस जगह को याद कीजिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कराची में 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी याद रखेंगे आप। आयूब खान के नाम, आयूब खान प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, ही वॉज द प्रेसिडेंट, और जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। कुछ लोग यहाँ पर इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि आयूब खान वॉज प्रेसिडेंट एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ये तो कॉमन बात है। चलिए, एंड
व्हाट इट इज, तो इट इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी, है ना, टू यूज द वाटर अवेलेबल इन द इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स। इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स में जितने भी पानी अवेलेबल है उस पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सो दैट कि किसी भी देश को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए समझौता साइन किया गया था। एंड इट वॉज रीच थ्रू द आर्बिट्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD शॉर्ट में बोलते हैं, एंड IBRD इज नथिंग बट योर वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो इसके कारण इनके वर्ल्ड बैंक के कारण इन दोनों नदियों के बीच में ये समझौता हुआ था और एक परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना हुई थी इस मैटर को देखने के लिए, है ना, टू लुक आफ्टर द डिसएग्रीमेंट अराइजिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। And under this agreement, India has been given exclusive rights to use the waters of the three eastern rivers, that is Ravi, Byas and Satluj, and leaving out the three Chenab, Jhelum and Indus to Pakistan। मतलब ये इस ट्रीटी के माध्यम से जो पूर्वोत्तर नदियां हैं, मतलब कि रवि, ब्यास और सतलज, ये तीन जो पूर्व की नदियां हैं, वो भारत के हिस्से में, इसके भारत को अधिकार है इसके पानी को यूज करने का, जबकि ये जो ऊपर की तीन नदियां हैं जिसको हम वेस्टर्न रिवर्स भी बोलते हैं, इंडस है, चेनाब है और झेलम है, इन पश्चिमोत्तर नदियों के पानी का यूज करने का अधिकार पाकिस्तान को मिला हुआ है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा, ये इसको ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, इसको वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है, चलिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि रवि, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से में, जबकि चेनाब, झेलम और इंडस पाकिस्तान के हिस्से में। और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है भारत का, जो जम्मू कश्मीर का वैसा हिस्सा जो भारत में आता है, उसको भी पानी मिले, इस बात की भी चर्चा इस ट्रीटी में की गई है, उसके भी पानी के नीड्स फुलफिल होता रहे, इस बात की भी चर्चा है इस ट्रीटी में। एंड देयर आर ऑल्सो अदर एग्रीमेंट्स बिटवीन दीज टू नेशंस रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर, ठीक है, और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि सलाल, बागलियार, दुलहस्ती, इन सारे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से रिवर पर है, इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूँ। आपका काम है बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर पर बना है। हालांकि कुछ के बारे में तो हम लोग इसी लेक्चर में समझ लेंगे, लेकिन फिर भी आप बताएंगे कमेंट करके कि दुलहस्ती, बागलियार, सलाल प्रोजेक्ट किन किन नदियों पर बना है या किन नदियों पर बना है। ओके, तो इतनी बातों को हम लोगों ने समझ लिया कि ये समझौता कब हुआ, तो सितंबर 1960 को हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति साहब। और इसके बाद फिर ये किस लिए है, तो इसके कारण को समझ लिया। और इंडस कमीशन की स्थापना की गई, इस बात को समझा। वर्ल्ड बैंक ने अपना योगदान दिया इसमें, वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया, ये भी जान लिया। और इस समझौते के तहत किस तरह से पानी का विभाजन किया गया है, पानी के यूज को शेयर करने का ये प्रोविज़न रखा गया है, इस चीज़ को भी समझ गया है कि ईस्टर्न रिवर्स के पानी भारत को और वेस्टर्न रिवर्स के पानी पाकिस्तान को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड according to this treaty, 20% of the total water carried by the Indus system has been allocated to India, while Pakistan has been allocated the remainder amount of water। ठीक है, मतलब 20-80 का यहाँ पर आप रेशियो समझ सकते हो। एंड द ट्रीटी ऑल्सो अलाउज, इस बात को, इसको नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द ट्रीटी ऑल्सो अलाउज इंडिया टू यूज वेस्टर्न रिवर वाटर्स फॉर लिमिटेड इरिगेशन and unlimited non-consumptive use for such applications such as power generation, navigation, floating of property, fish culture। मतलब कि जो वेस्टर्न रिवर्स है, मतलब कि इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, जिसके एक्सक्लूसिव राइट मिले हैं किसको, पाकिस्तान को मिले हैं। मतलब 80% ऑफ पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, इसका एक्सक्लूसिव राइट है। तो भारत को भी इन नदियों के ऊपर कुछ अधिकार मिले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार मिले हैं। वो क्या है कि वो इन पानियों का, मतलब वेस्टर्न रिवर्स के पानी का यूज नॉन कंजम्पटिव प्रयोग इसका कर सकता है। नॉन कंजम्पटिव प्रयोग करने का मतलब होता है, जैसे कि समझो, एक होता है कंजम्पटिव प्रयोग, ठीक है। कंजम्पटिव का मतलब होता है, मैं लिख के बताता हूँ। मतलब सपोज करो कि ये नदी है और इसका पानी आप किसी खेत में ले गए हो और उसके बाद फिर इस जो खेत में ये यूज़ हुआ है, तो इस पानी को वापस आप इस नदी में नहीं कर सकते हो, भेज सकते हो। मतलब ये पानी नदी से जो डाइवर्ट हुआ, ये कंज्यूम हो गया इस फील्ड में। या फिर सपोज करो कि इसके पानी को आप किसी तरह से निकाल करके इसको आप पीने के पानी का यूज़ कर रहे हो, तो अब ये पानी
पिया जा चुका है, इट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस रिवर सोर्स, अब इसको वापस नहीं ले जा सकते, मतलब इसका कंजम्पशन हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंजम्पटिव यूज। जबकि नॉन कंजम्पटिव यूज क्या होता है? नॉन कंजम्पटिव, नॉन कंजम्पटिव का मतलब होता है कि अगर कोई नदी है और उसको, उसके पानी के ऊपर आप कोई बांध बना देते हो, है ना, और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, और फिर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, तो आप क्या करते हो, इसमें जो स्टोर रिजर्वायर बनता है या डैम बनता है, तो उसके पानी को वापस आप इस नदी में छोड़ सकते हो, ट्रीट करके या अनट्रीट करके, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। कोई इंडस्ट्री भी सपोज करो कि बना है इस नदी के ऊपर, नदी के किनारे, और इस इंडस्ट्री जो है वो नदी के पानी को यूज़ कर रही है, और फिर कभी ज़रूरत पड़ने पर ये इंडस्ट्री वापस उस नदी के जो पानी को जो अपने पास यूज़ कर रही थी, वो वापस उस पानी को उस नदी में छोड़ सकती है, तो इसको बोलते हैं नॉन, मतलब पानी का कंजम्पशन नहीं हुआ है, उसका यूज़ हुआ है बस, ठीक है। तो ये समझ लो, तो भारत को यही नॉन कंजम्पटिव यूज़ करने का अधिकार मिला है वेस्टर्न रिवर के ऊपर, उन एप्लीकेशंस के लिए जैसे कि पावर जनरेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, फिश कल्चर के लिए। फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सुनते होंगे, जैसे कि नदियों के ऊपर कुछ घर बनाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी, कुछ हाउस बोट्स टाइप के कुछ कुछ बने होते हैं, इसको आप फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। फिर फिश कल्चर के लिए, तो ये सब नॉन कंजम्पटिव यूज़ के अंतर्गत आता है, ओके। Now, the Indus Water Treaty is also considered one of the most successful water sharing endeavors in the world today. है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो दुनिया के सबसे सफल वाटर शेयरिंग प्रयास में से एक है। कारण जान रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है, हमेशा ये दोनों आपस में एक दुश्मन की तरह पेश आते हैं, लेकिन फिर भी पानी को लेकर के ये लोग ज़्यादा नहीं लड़े हैं, तो इसलिए ये जो समझौता है ये काफ़ी सफल समझौता साबित होता है, ठीक है। पानी के लेके भी युद्ध नहीं हुआ इन लोगों के बीच में, तो ये वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी वाटर ट्रीटी के अंतर्गत पानी के लिए युद्ध नहीं हुआ। आज थल के लिए जरूर लड़ते हैं, बॉर्डर्स के लिए जरूर लड़ते हैं, लेकिन पानी के लिए अभी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, ठीक है। Even though analysts acknowledge the need to update certain technical specification and expand the scope of agreement to address climate change, है ना, तो इस समझौते के अंदर कुछ और समय के हिसाब से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को सुधारने की आवश्यकता है और इसके स्कोप को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है, फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे क्लाइमेट चेंज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है सिंधु नदी को, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूर आवश्यकता है अभी बदलते हुए माहौल के साथ, ठीक है। लेकिन ये अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, इस बात को समझ लीजिए। And to utilize the waters of eastern rivers which have been allocated to India for exclusive use, India has constructed Bhakra Dam on Satluj, Pong and Pandoh Dam on Byas and Theen Dam on रावी। तीन डैम को हम रंजीत सागर बनते हैं। ये सारे डैम्स की चर्चा मैं ऑलरेडी आप लोगों से पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। याद नहीं है तो एक बार और आप वीडियो को देखें, पिछला वीडियो, और उसको याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डैम्स के नाम आप नहीं भूलिएगा, कहाँ कहाँ है, मैंने लोकेशन के साथ आपको मैप के साथ समझाया था, ओके। हालांकि इस लेक्चर में भी समझाऊंगा, दिखाऊंगा ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस। चलिए, तो ये बातें समझ गए हम लोग। अब है दीज स्टोरेज वर्क्स टुगेदर विथ अदर वर्क्स लाइक ब्यास सतलज लिंक, है ना, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स है, इसके साथ साथ इसको मदद करने के लिए और भी कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। ईस्टर्न रिवर्स को यूज़ करने के लिए, ईस्टर्न रिवर्स के पानी को यूज़ करने के लिए, उतने पानी को जितना एलोकेट किया गया है भारत को, ठीक है ना, तो उसमें से पॉपुलर कुछ है इन तीनों प्रोजेक्ट के अलावा, ब्यास और सतलज लिंक, फिर माधोपुर और ब्यास लिंक, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे ने इंडिया को हेल्प किया है टू यूटिलाइज नियरली इंटायर, मतलब कि लगभग 95% ऑफ वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। तो इन सारे प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये तो तीन इंपॉर्टेंट खैर है ही, ये तो कभी नहीं भूलना, भूलना आपको चाहिए भी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये ब्यास सतलज लिंक को याद रखिएगा, माधोपुर ब्यास लिंक को याद रखिएगा, और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट तो खैर जानते ही हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ने भारत को मदद किया है कि उसके अंतर्गत जो ईस्टर्न रिवर्स, वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो ईस्टर्न वाटर के पानी को यूज़ करने की जो प्रावधान थी, उसको हम पूरी तरह से यूज़ कर सके, उसको यूज़ करने में ये सारे प्रोजेक्ट बहुत काम आए हैं भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि कितने पानी किसको है। तो ईस्टर्न रिवर्स है ना 20%, जबकि पाकिस्तान, यहाँ पर वेस्टर्न रिवर्स है 80%, 20-80 का रेशियो बन चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान को 135 MAF मिला है, मिलियन एकड़ फीट इसको बोलते हैं,
और इंडिया को 33 MAF मिला है, मिलियन एकड़ फीट बोलते हैं। चलिए ओके, अब ये देखो एक छोटा सा मैप है जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो डैम्स है उसकी चर्चा को दिखाया गया है इसमें। पोंग डैम है यहाँ आपको, दिस इज योर पोंग डैम। और नदी कौन सी है तो देख लो, ब्यास नदी है। ये फिर आपका पनोट डैम है, पंडो डैम है, किस नदी पर है तो ब्यास नदी पर। फिर यहाँ पे भाखरा नंगल डैम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सतलज रिवर पर। तो ये इंपॉर्टेंट ये हो गए डैम्स हो गए जो ऑलरेडी हमने चर्चा पिछले एक लेक्चर में भी किया था और इस लेक्चर में भी किया है। इसके साथ साथ इस डायग्राम में आप देख सकते हो रंजीत सागर डैम, ठीक है, ओके, रंजीत सागर डैम, दिस इज रंजीत सागर डैम। और उसके अलावा जो आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए वो नोट करना चाहिए यहाँ पे शाहपुर कांडी, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लो। शाहपुर, इसका चर्चा करने वाले हम लोग आगे, तो शाहपुर कांडी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। बाकी तो ये सारे पठानकोट वगैरह है। तो यहाँ से इस फोटो से आप रंजीत सागर डैम देख सकते हैं। यहाँ से तो ये 3 डैम देख ही लिए, और यहाँ पर आपको शाहपुर कांडी है, इसको आप लोकेट कर लें यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और ये मैप है, यहाँ पर रंजीत सागर डैम, ठीक है, दिस इज योर पोंग डैम, दिस इज योर भाखरा डैम, ठीक है, ये ब्यास नदी है और हरिके वेटलैंड, ठीक है। तो ये सारे लोकेशन है, आपको ज़रूर नोट करना चाहिए अपने मैप में। मैप ज्योग्राफी में काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी यूज़फुल क्या मतलब कि अगर मैप नहीं तो ज्योग्राफी नहीं, ऐसी ही बात है। तो प्लीज़ आप लोग मैप पे ज़रूर ध्यान दें। और साथ में मैं बार बार बोलता हूँ अपने लेक्चर में कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो मैप खोल के रखा करो, सो दैट कि सारा लोकेशन आपको बढ़िया से आपके दिमाग में घुस सके। बिना इसके फिर ज्योग्राफी की पढ़ाई बेकार है, फिर पढ़ना बेकार है, आप नहीं पढ़िए उसको फिर, ठीक है। इसलिए ऑलवेज हैव अ मैप व्हेन यू स्टडी ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट है जो हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से 95% वाटर यूज़ करने में ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो भारत के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, है ना। इसके अलावा क्या केस है, इसके अलावा यह केस है कि कुछ पानी अभी भी ऐसे हैं जिसका प्रयोग भारत नहीं कर पाया है। जैसे कि अबाउट 2 MAF बिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एनुअली फ्रॉम रवि इज रिपोर्टेड टू बी स्टिल फ्लोइंग अनयूटिलाइज टू पाकिस्तान। इसका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं इतने पानी का, और वो अनयूटिलाइज पाकिस्तान में जाता है आदोपुर के नीचे से। So, to stop the flow of these waters that belong to India for its utilization in India, following steps have been taken and this is very important for you. क्या है क्या नहीं ये तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन कौन कौन से स्टेप ऐसे लिए गए हैं और क्या कुछ ऐसे पानी भी हैं, पानी की मात्रा है जो भारत को एलोकेटेड है लेकिन भारत उसका यूज़ नहीं कर पा रहा, और अगर यूज़ नहीं कर पा रहा तो उसके लिए भारत ने क्या क्या किया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना। तो पहला काम जो हुआ है वो हुआ है शाहपुर कांडी का प्रोजेक्ट का। मैंने इसलिए मैप में आप लोगों को बताया था कि इसका आप नोट कर लेंगे यहाँ लोकेशन, ठीक है। इसी को यूज़ करने के लिए जो कुछ प्रतिशत ऑफ पानी जो है अभी भी भारत यूज़ नहीं कर पा रहा है अपने एलोकेशन का, तो उसी को यूज़ करने के लिए पहला काम जो किया गया ये शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट किया गया। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इन यूटिलाइजिंग द वाटर्स कमिंग आउट फ्रॉम पावर हाउस ऑफ थेन डैम, रंजीत सागर डैम टू इरीगेट almost 37,000 hectares of land in Jammu and Kashmir and Punjab and generate 206 megawatt of power, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहपुर कांडी डैम है। क्या यूज़ हुआ है वो समझ गए। एंड नाउ दिस प्रोजेक्ट वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय सितंबर 2016। सितंबर 2016 तक ये किया गया था कि ये शेड्यूल किया गया था कि ये समाप्त हो जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से, है ना। फॉलोइंग ए डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में इस चीज़ को लेकर कुछ विवादें हुई जो इस चीज़ को पेंडिंग बना दिया। लेकिन फिर भी अब जाके इस सरकार में ये काम वापस से रिज्यूम हुआ है, रिज्यूम बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। दूसरा काम जो हुआ है उस अनयूटिलाइज वाटर को यूज़ करने के लिए, है ना, वो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उज क्या है तो दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, है ना। तो यहाँ पर भी एक डैम बनाया गया उज डैम, इसको उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। दिस प्रोजेक्ट विल क्रिएट अ स्टोरेज ऑफ अबाउट 781 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ऑन रिवर उज, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर का इरिगेशन करने के लिए ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। जो एक रिजर्वायर बनाया जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी इसका 781 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर होगा, है ना। एंड पावर जनरेशन इन इंडिया इटसेल्फ, है ना, पावर जनरेशन होगा भारत में ही।
and provide a total irrigation benefits of almost 31,380 hectares in Kathua, हीरानगर एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे ज़िले हैं जो इस प्रोजेक्ट से इनको फ़ायदा मिलेगा। तो इसको यार, कठुआ का नाम ऑलरेडी चर्चित है ये नाम, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में इसका नाम नोट किए, मैंने बताया था और आपको मैप पे लोकेशन भी बता दिया था। हीरानगर है और सांबा डिस्ट्रिक्ट है, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसके कारण उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण क्या क्या हुआ, हमको स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है, पावर जनरेशन की कैपेसिटी मिलती है और इरिगेशन बेनिफिट्स मिलता है। कौन कौन से खास ज़िले में, तो कठुआ, हीरानगर और सांबा ज़िले में, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये दूसरा काम हुआ, ये पहला काम हुआ, ये दूसरा काम हुआ, अनयूटिलाइज वाटर को यूज़ करने के लिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ एक और मैप है जो आपको और भी सारे लोकेशंस दिखा रहा है, जो पिछले लोकेशंस हमने नहीं देख पाए थे पिछले मैप में। ये उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, दिस इज उज, ठीक है, उज रिवर पर बना है। ये रावी रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसी नदी पर ये प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। बाकी तो सब देख ही रहे हैं, रंजीत सागर डैम ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, शाहपुर कंडी मैंने दिखा दिया है आपको। ये फिर पनोट डैम है, ये हम दिख रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा भाखड़ा नंगल डैम है यहाँ पर, ठीक है। ये 20 सतलज लिंक है, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी किए हैं। ब्यास, मतलब कि ब्यास सतलज लिंक, ये देखो यहाँ पे सतलज रिवर है और ये ब्यास नदी है, और यहाँ पे एक लिंक का काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कैनाल की चर्चा भी हमने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है, और पिछले लेक्चर में, और उसको मैप के थ्रू मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, है ना। तो ब्यास सतलज लिंक हो गया। पोंग डैम की चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में कर दिया है। पोंग डैम की चर्चा इस लेक्चर में भी की है, पिछले स्लाइड्स में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है आप जो निश्चित तौर पर देख सकते हैं। ये माधोपुर ब्यास लिंक है, इसकी चर्चा भी हमने लेक्चर में अभी किया है, पॉइंट्स में किया है। तो ये सारे लोकेशन को आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है ना। प्लीज़ नोट इट डाउन, ऑल दीज लोकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बहुत मेहनत से खोज करके ये सब मिलता है, तो आप लोग इसको नोट करते चलिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए, एक लेक्चर के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। पूरी ईमानदारी लगा करके इसको सीखिएगा, समझिएगा, ठीक है, तो मेहनत सफल होगा हमारा, ठीक है। ये प्रयास आप लोगों के लिए ही है, तो प्लीज़ इस प्रयास को आप लोग सफल बनाइए, और ये सारे डायग्राम्स को, ये सारे मैप को अपने मैप से मिलाइए, ताकि आप तक हमारा प्रयास पहुंच सके, आपको पूरा ज्ञान हो सके, आप प्रश्नों का जवाब दे सके, आप एग्ज़ाम में सफल हो सके। यही हमारा मकसद है बस। चलिए, ओके, अब आगे बढ़ते हैं ना। द सेकेंड रावी ब्यास लिंक, ये आपको तीसरा है प्रोजेक्ट। पहला तो पढ़ लिए शाहपुर कांडी का, दूसरा पढ़ लिए हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और ये तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा सेकेंड रावी ब्यास लिंक। उज के नीचे ये बनाया जा रहा है। So this project is being planned to tap excess water flowing down to Pakistan through River Ravi even after the construction of Then Dam by constructing a barrage across the River Ravi for diverting water through a tunnel linked to Beas Basin, है ना। इसको बनाया जा रहा है क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी जो पाकिस्तान तक जा रहा है, भले ही हमने थीन डैम का निर्माण कर दिया वहाँ पर, इसके बावजूद कुछ एक्स्ट्रा पानी है जो पाकिस्तान तक जा रहा है अनयूटिलाइज्ड। तो वहाँ पर एक बैरेज बनाया जाएगा रावी रिवर के ऊपर, ताकि पानी को डाइवर्ट किया जा सके एक टनल के थ्रू, और ब्यास बेसिन को लिंक करने के लिए। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द सेकेंड रावी ब्यास लिंक, ओके। चलिए, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज अबाउट 0.58 MAF टू सरप्लस वाटर बिलो उज डैम बाय डाइवर्टिंग द सेम टू ब्यास बेसिन फॉर बेनिफिट्स ऑफ अदर को बेसिन स्टेट्स, ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को, किस प्रोजेक्ट को, ये सेकेंड ब्यास लिंक को, है ना, इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया है। इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड रवि ब्यास लिंक जो है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इट हैज डिक्लेयर्ड दिस प्रोजेक्ट एज नेशनल प्रोजेक्ट। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी कहानी हो गई इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, और इसके अंतर्गत जो भी पानी के जो प्रावधान दिए गए हैं, किस तरह से बंटवारा होगा उसके बारे में। अब कुछ पिछला कहानी समझते हैं और उसको समझेंगे बड़े संक्षिप्त तरीके से, एक टाइमलाइन के माध्यम से, ठीक है। टाइमलाइन कब कैसे क्या शुरुआत हुआ उसको समझ लेते हैं, आपके लिए काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और कहानी समझ में आ जाएगी। तो 1948 में इंडिया क्या किया, तो इंडिया कट्स ऑफ सप्लाई इन मोस्ट कैनल्स दैट वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया 1948 में युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का संबंध कैसे थे हम सभी जान रहे हैं। लेकिन फिर बाद में इसको रीस्टोर कर दिया गया, पानी सप्लाई कट ऑफ किया कैनल से जो पानी पाकिस्तान में जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में इसको रीस्टोर किया गया। फिर 1951 में क्या हुआ, पाकिस्तान एक्यूजेज इंडिया ऑफ कटिंग वाटर टू मैनी ऑफ इट्स विलेज।
पाकिस्तान ने आरोप लगाया भारत के ऊपर कि भारत ने बहुत सारे उसके गाँव में पानी जाना बंद करवा दिया है। 1954 में वर्ल्ड बैंक कम्स अप विथ वाटर शेयरिंग फार्मूला फॉर टू कंट्रीज, और फिर इस फार्मूला के तहत इंडस वाटर ट्रीटी हो जाता है 1960 में। फिर 1970 में इंडिया स्टार्ट्स बिल्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कश्मीर एंड पाकिस्तान रेजेस अ कंसर्न। 1984 में पाकिस्तान ऑब्जेक्ट्स ओवर इंडिया बिल्डिंग तुलबुल बैरेज ऑन झेलम। इसको याद रखिएगा, तुलबुल बैरेज किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है। इंडिया स्टॉप्स इट्स यूनिलैटरली, इंडिया इसको बंद करता है किले। अब 2007 पाकिस्तान रेजेस कंसर्न ओवर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चर्चा कर रखे हैं पिछले लेक्चर में। आप लोग उत्तर में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे उत्तर क्या है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंसर्न जताया। फिर 2008 में लश्कर तोयबा स्टार्ट्स कैंपेन अगेंस्ट इंडिया एंड इट्स चीफ हाफिज सईद एक्यूजेज इंडिया ऑफ वाटर टेररिज्म। ठीक है, ये आरोप लगाता है, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये भारत वाटर टेररिज्म कर रहा है। लश्कर तैयबा का हेड जो था उस समय। फिर 2010 में पाकिस्तान एक्यूजेज इंडिया ऑफ चोकिंग वाटर सप्लाई कंसिस्टेंटली। पाकिस्तान ये फिर से भारत पे बार बार आरोप लगाता है कि भारत उसका पानी सप्लाई को चोक कर रहा है, बंद कर रहा है, रोक रहा है। एंड इन 2016 इंडिया रिव्यूज वर्किंग ऑफ इंडियाज वाटर ट्रीटीज लिंकिंग विथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उरी अटैक हुआ था और उस समय भारत ने इस चीज़ को, वाटर शेयरिंग को मतलब कि ये किया था, रिव्यू किया था अपने इस चीज प्लान को। और फिर आफ्टर द उरी क्रॉस बॉर्डर अटैक बाय पाकिस्तान इन 2016 आवर प्राइम मिनिस्टर हैड सेड व्हाट दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। ठीक है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ये एक वार्निंग थी, एक चेतावनी थी पाकिस्तान के लिए। एंड देयर आर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बट देयर हैज बीन नो फाइट ओवर वाटर आफ्टर द ट्रीटी वाज रेटिफाइड। भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे मतभेद तो रहे ही हैं और पता नहीं भविष्य में भी शायद रहेंगे, लेकिन अभी तक पानी को लेकर के कोई ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि ये युद्ध नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण ये ट्रीटी है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है। तो ये पूरा टाइमलाइन था जिसके थ्रू मैंने आपको पूरी कहानी समझाने का प्रयास किया, एक शॉर्ट वे में, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, ताकि ये पूरी घटना प्रक्रिया कैसे हुई इसके बारे में आपको पता चल सके, आपको इसका ज्ञान हो। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ सच थिंग्स हैव बीन सेटल्ड वाया लीगल प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड फॉर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रीटी। और अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स वगैरह या डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो लीगल प्रोसीजर्स के द्वारा उस चीज़ को सॉल्व कर लिया गया है। जो प्रावधान इस ट्रीटी में ऑलरेडी समाहित है, उसके बाहर जाकर के कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सो सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी। आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस स्टोरी। ओके, चलिए अब अगर बात करें इस पैक्ट से बाहर निकलने का, अगर सपोज करो कि भारत चाहता है कि इस पैक्ट से वो बाहर निकल जाए, तो फिर क्या उसके पास कोई प्रावधान है? तो नो, द ट्रीटी हैज नो प्रोविजन फॉर आइदर कंट्री यूनिलैटरली वॉकिंग आउट ऑफ द पैक्ट। ठीक है, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई एक देश अपनी चाहत से, अपनी इच्छा से इस प्रोविजन से बाहर निकल जाए। अगर ऐसा करना हुआ भी तो क्या होगा? तो आर्टिकल 12 ऑफ दिस ट्रीटी सेज दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी और द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी as modified under the provisions of paragraph 3 shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two governments। ठीक है, जब तक दोनों देशों के बीच में इस चीज को लेकर के एक नया चीज नहीं साइन होता है इस चीज के ऊपर, ठीक है, तब तक इस ट्रीटी से कोई एक देश अपनी इच्छा से बाहर नहीं हो सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। एंड स्टिल इफ इंडिया वांट्स टू गो आउट एब्रोगेटिंग इट, the country should abide by the 1969 Vienna Convention on the law of treaties। और इसके बावजूद इस ये जो क्लॉज दिया गया है, इस क्लॉज के बाहर जाकर के अगर इंडिया फिर भी इससे बाहर निकलना चाहता है, तो फिर द कंट्री शुड अबाइड बाय द 1969 वियना कन्वेंशन। 1969 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, उसका पालन करते हुए इस काम को करना होगा। ठीक है, उसका पालन करना पड़ेगा। तो दिस इज द होल स्टोरी। एंड इस ट्रीटी का ये सवाल का जवाब आपसे अगर कहीं पूछा जाए एग्जाम में, तो ऐसा कोई प्रावधान है? तो नहीं है ऐसा प्रावधान। और अगर ऐसा है तो फिर क्या है उसके लिए उपाय? तो उसके लिए उपाय वही है कि आर्टिकल 12
आपको क्या लिखा है इसको समझना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन इन द आर्टिकल 12 ऑफ द ट्रीटी, है ना, कि until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two governments, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई निकलना चाहे तो क्या करना है, तो फिर उसको 1969 वियना कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन ऑन द वैलिडिटी ऑफ द पैक्ट, ये तो मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ शायद, पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस ट्रीटी के जो वैलिडिटी है, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी की जो वैलिडिटी है, इसको हमेशा चैलेंज होते रहता है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इट वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु इज़ नॉट द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, जनरली प्रेसिडेंट को होना चाहिए था, जैसा कि पाकिस्तान के साइड से उसके प्रेसिडेंट थे, तो भारत के साइड से उसके प्रेसिडेंट नहीं थे, जबकि प्रधानमंत्री थे, और ये प्रेसिडेंट ने अभी तक इसके ऊपर साइन नहीं किया। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे विवाद उठते रहते हैं, इस ट्रीटी के वैलिडिटी के ऊपर प्रश्न उठते रहता है कि क्या ये ट्रीटी वैलिड भी है जो हम बिना बात का इसको फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये कभी कभी ऐसा विवाद उठता है इस चीज़ को लेकर के। ओके, और हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। तो चूंकि इसमें हमारे राष्ट्रपति का कोई चर्चा नहीं है इसमें, तो इसलिए इससे संबंधित ये प्रश्न उठते रहता है। ओके, चलिए, तो इसके साथ हमारा यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके मन के जितने भी प्रश्न होंगे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उसके सारे जवाब इस लेक्चर के माध्यम से आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया होगा जो आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ पॉइंट छूटे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ आपके मन में प्रश्न उठे, इसको पूरे टॉपिक को लेकर कोई प्रश्न आए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, बाकी लोगों में भी इसका विस्तार करें, और बस पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पर रहें, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।